हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई हो आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। इस क्लास में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल, क्वाज़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिस्कस करेंगे। संवैधानिक, अर्ध संवैधानिक और गैर संवैधानिक जो बॉडीज होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। उनका एस्टेब्लिश ईयर कब, मतलब उनको स्थापना की गई, एज लिमिट क्या होती है, उसमें टेन्योर क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं उनके। तो ये सभी हम क्लास में देखेंगे। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो स्टडी मंच एकेडमी है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये लाइक वगैरह आप करते हो सभी, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। तो चलिए सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। इसमें हम तीन तीन टाइप की बॉडीज को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक, जिसका सीधे संविधान में मतलब उसको संविधान में डिस्क्राइब कर रखा है, संविधान में बता रखा है इसके बारे में। दूसरी है कवाजी संवैधानिक, मतलब अर्ध संवैधानिक भी बोल सकते हैं इसको, और स्टेचुअरी बॉडी भी बोलते हैं इसको। ये संसद के कानून के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद देखते हैं गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं। इनको संविधान में, ना तो संविधान में बनाया जाता और ना ही किसी एक्ट वगैरह के द्वारा बनाया जाता, हालांकि इनको एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा बनाया जाता है। तो चलिए सीधे अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन्हीं पर आ जाते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो ये सबसे पहले आता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में देख लेते हैं। ये चुनाव आयोग है। इसका जो अ, मतलब संविधान में वर्णन है वो अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन है चुनाव आयोग का। और इसके बारे में आगे जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1950 में की गई। स्थापना 1950 में की गई। और इसकी जो संरचना है, मतलब इसमें कितने मेंबर होते हैं, कितना सदस्य होते हैं वगैरह वगैरह इसमें दे रखा है। इसका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है जिसको सीईसी बोला जाता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और अधिकतम 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। यानी कि इसमें कुल मिलाकर थ्री बॉडीज, जो 3 मेंबर बॉडीज है इलेक्शन कमीशन। तो इनके जो मेंबर होते हैं या इनका जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उसकी जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। टेन्योर 6 ईयर का होता है। और मैक्सिमम जो एज होती है, मतलब 65 साल तक इसमें वो कार्य कर सकते हैं। 6 ईयर टेन्योर के साथ 65 ईयर मैक्सिमम होता है। जो अगर 6 साल पहले हो गए तो मतलब 65 साल का नहीं हुआ अभी तक कोई सीईसी, और 6 वर्ष उसके पूरे हुए तो पहले ही हटा लिया जाएगा। अगर 65 वर्ष का हो गया, हालांकि 6 वर्ष पूरे नहीं है हुए अभी तक, तब भी अगर 65 वर्ष के होने के तुरंत बाद उसको वहां से हटा लिया जाता है। ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके जो कार्य होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना होता है। लोकसभा कराते हैं, राज्यसभा कराता है, राज्य विधानसभा को कराता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। हालांकि जो पंचायतों में चुनाव होते हैं उनको ये कंडक्ट नहीं कराता, उनको राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और इसके दो तीन काम तो बहुत सारे हैं जो हमें यहाँ डिस्क्राइब कर रखे हैं। एक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करना, इसका कार्य होता है। यानी कि इलेक्शन के टाइम पे एक अनुशासन बनाए रखने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है। और ये दूसरा है महत्वपूर्ण कार्य इसका, राजनीतिक दलों को पंजीकरण व मान्यता देना भी इसका कार्य है। आगे देखते हैं दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है हमारी, वो है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी ये भी महत्वपूर्ण है और बहुत से बच्चे जो है यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हालांकि जो मैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और वगैरह इसमें पढ़ा रहा हूँ ये यूपीएससी के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं यूपीएससी के बारे में क्या दे रखा है। यूपीएससी का जो संविधान में डिस्क्राइब कर रखा है वो अनुच्छेद 315 से 323 तक इसको डिस्क्राइब कर रखा है। और इसकी स्थापना जो है केंद्रीय स्तर पर, इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। हालांकि संविधान लागू होने से पहले की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब संविधान लागू हो गया उसके बाद 1950 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसकी अगर संरचना की बात करें हम, इसमें अध्यक्ष होता है, अन्य सदस्य होते हैं, संख्या राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। मतलब इसमें अन्य सदस्य कितने होंगे ये संख्या राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। इसके जो मेंबर या इसका हेड जो होता है उसका टेन्योर या मतलब कितने कार्यकाल तक रहेगा, और जो उसकी मैक्सिमम एज है वो कितनी है। तो इसमें भी 6 साल और 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो इसमें दे रखी है। 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए उसी के बेस पे इसमें आयु सीमा का निर्धारण होता है। इसके मुख्य कार्य क्या क्या है वो देख लेते हैं यूपीएससी के।
सिविल सेवा जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस अन्य जो भर्तियां होती है इसी के द्वारा कराई जाती है। केंद्रीय सेवा में भर्ती पर सरकार को सलाह देना, मतलब केंद्रीय जो स्तर है, केंद्रीय स्तर की जो सरकार है उसको सलाह देना है किस टाइप से भर्ती करानी है, कैसी भर्ती करानी है वगैरह वगैरह। भर्ती के नियम, प्रमोशन, अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह यूपीएससी देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग इसका भी संविधान में वर्णन है, और संविधान में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 315 से 323 के अंदर ही है, जो यूपीएससी से रिलेटेड है, मतलब वही उसी में इसका भी डिस्कस किया गया है, इसी को भी डिस्क्राइब कर रखा है वहाँ पे। तो इसमें जो स्थापना वर्ष है वो सभी राज्यों में अलग अलग वर्ष होंगे, तो उसको तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। इसके जो टाइम है वो सदस्यों या मेंबर्स का जो टाइम है वो थोड़ा अलग अलग है। उसमें 6 वर्ष तो मतलब कार्यकाल है इसका, और जो रिटायर होने की एज है वो 62 वर्ष है। जो यूपीएससी में थी वो 65 वर्ष थी, और इसमें है 62 वर्ष, इसमें 3 साल कम है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके जो मुख्य कार्य होते हैं, जो यूपीएससी वगैरह के द्वारा यूपीएससी के कार्य होते हैं इसके होते हैं, जैसे राज्य सेवा, पीसीएस, राज्य पुलिस सेवा आदि में भर्ती कराना, राज्य सरकार को भर्ती, प्रमोशन में अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना, ये इसके कार्य होते हैं। उसके आगे देखते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आयोग है, और मतलब उसमें वनडे एग्जाम, यूपीएसआई वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ज़्यादातर इससे किस आर्टिकल में है वो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई, तो अनुच्छेद 280 के तहत इसकी स्थापना की गई। और वित्त आयोग की जो पहला वित्त आयोग था वो 1951 में स्थापित हुआ था। ये एक तरीके से आयोग है, मतलब इसकी हर 5 साल में इसका गठन होता है। और जो पहला वित्त आयोग है वो 1951 में बनाया गया था। इसकी जो संरचना है, मतलब कितने मेंबर और कितने सदस्य है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। इसमें इसका एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो इसमें कुछ नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में बनाया जाता है, इसको हर 5 साल में एक बार बनाया जाता है वित्त आयोग को। इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं। वित्त आयोग के कार्य भी पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसे इसके मुख्य कार्य हैं केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना या सिफारिश करना सरकार को, तो कौन करता है? वित्त आयोग ही करता है। राज्यों के लिए अनुदान एंड एड की सिफारिश करना, ये कौन करता है? ये भी वित्त आयोग ही करता है। वित्तीय संवाद को मजबूत करता है, मतलब वित्तीय संवाद का जो ढांचा है उसको मजबूत करता है। आगे देख लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यानी कि जीएसटी काउंसिल। आप सभी इसको जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते होंगे, पहचानते होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और आने वाले सभी एग्जामों में इसको भी पूछा जाएगा। ये ज़्यादातर करंट से रिलेटेड पूछा जाता है, क्योंकि जो जीएसटी की दरें हैं वो ऊपर नीचे होती रहती है। गवर्नमेंट उनको बढ़ाती घटाती रहती है। अभी भी पीछे से कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने उनको घटाया है, जीएसटी परिषदों को, जीएसटी स्तर को घटाया है, लेवल को घटाया है। तो इसमें देख लेते हैं इसको जो डिस्क्राइब कर रखा है अनुच्छेद 279 ए में कर रखा है। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसको लाया गया। ये संविधान संशोधन भी पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसको ऐड किया गया। और जो इसकी स्थापना है, जीएसटी काउंसिल की स्थापना है 2016 में अनुच्छेद 279 ए लागू होने के 60 दिन के भीतर करनी थी। इसकी जो स्थापना थी 60 दिन, मतलब इसके लागू होने के 60 दिन के भीतर इसकी स्थापना करनी थी, तो वो कर दी गई थी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पद होते हैं, उनको देखते हैं। जो अध्यक्ष का पद है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के पास होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है जीएसटी काउंसिल का, जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। इसके सदस्य भी होते हैं राजस्व वित्त राज्य मंत्री होते हैं, और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और आगे देख लेते हैं इनका कार्यकाल है। कार्यकाल के लिए यहाँ पे दे रखा है सदस्यों के अलग अलग कार्यकाल होते हैं। परिषद स्वयं स्थायी निकाय की तरह कार्य होता है। सदस्यों का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है, वो अलग अलग होता है सभी सदस्यों का। तो और जो परिषद स्वयं एक स्थायी निकाय की तरह कार्य करती है। इसके जो कार्य हैं, मुख्य कार्य, कई बार क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से भी। जीएसटी की दरें निर्धारित करना इसका कार्य है। छूट देना या सीमा किस लिमिट तक मतलब आप लगा सकते हो जीएसटी, मॉडल कानून लागू करना आदि, ये इनकी सिफारिश करती है।
पेट्रोल डीजल आदि पर जीएसटी लगाने की तारीख सुझाना, किस चीज़ पर मतलब जीएसटी लगा सकते हैं, किस पर नहीं लगा सकते हैं, इन चीज़ों की सिफारिश सरकार को देती है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका भी संविधान में वर्णन किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और इसका जो वर्णन है संविधान में वो अनुच्छेद 338 में दे रखा है। अनुच्छेद 338 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किस मतलब आर्टिकल में दे रखा है, अनुच्छेद 338 में दे रखा है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है इसके बारे में, इससे रिलेटेड। यह संवैधानिक संशोधन किया गया था, 65वां संशोधन किया गया था 1990 के दशक में, और इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसकी जो संरचना है, इसमें अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं और अधिकतम 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष अधिकतम 3 सदस्य होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का, वो कार्यकाल आयु कानून के अनुसार देखे आमतौर पर 3 वर्ष होता है, 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए उसी के अनुसार इनका कार्य होता है। और जो इसके मुख्य कार्य है जो शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड कास्ट के संवैधानिक कानूनी संरक्षण की जांच करना, सरकार को नीतिगत सुझाव देना, जो अनुसूचित जाति हैं उनसे रिलेटेड जो नीतिगत सुझाव है उनको सरकार को बताना, शिकायतों की जांच और रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। शिकायतों की जांच और रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि जो अनुसूचित जाति आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो वो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। तो ये ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ऐसे ही जो जिस टाइप से अनुसूचित जाति आयोग होता है, ऐसे ही अनुसूचित जनजाति आयोग भी दे रखा है। ये भी संविधान में इसका वर्णन है, हालांकि इसको बाद में ऐड किया गया। चलिए देखते हैं कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया। 338 ए अनुच्छेद में इसका वर्णन है, और 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको ऐड किया गया। 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको ऐड कर दिया गया। इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अधिकतम 3 सदस्य होते हैं, इसी टाइप से जिस टाइप से एनसीएससी में होते हैं। और इसके जो कार्य हैं एनसीएससी के समान है, पर एसटी से संबंधित विषयों पर ज्यादातर ये ध्यान रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में देखते हैं। इसको भी संविधान में बाद में ऐड किया गया है, और बाद में 338 बी, अनुच्छेद 338 बी में अनुच्छेद 338 बी में 102 में संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको ऐड किया गया। ये संविधान संशोधन मतलब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 100 के बाद जितने भी संविधान संशोधन हुए उनको सभी को देकर आपने जो एग्जाम देने जाना है, कोई भी एग्जाम, उसमें 100 के बाद जितने भी संविधान संशोधन है, हालांकि 100 के पहले भी कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, उनको भी देख के जाना है, लेकिन 100 के बाद तो आपको मतलब आपकी उंगलियों पे होने चाहिए कि ये संविधान संशोधन कब हुआ था, क्या इसमें प्रोविजन है, किस चीज को लेकर के है, ये सभी आपको देख के जाना है। तो अनुच्छेद 338 बी में और 102वां संविधान संशोधन है 2018 में किया गया। पहले एक वैधानिक निकाय था, अब इस संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक निकाय बना दिया गया। जो इसके मुख्य कार्य होते हैं, मतलब इसके मुख्य कार्य होते हैं एनसीबीसी के, वो अनुसूची जो ओबीसी की सूची है उसको तैयार करना, आरक्षण और कल्याण नीतियों पर सुझाव देना, ओबीसी से संबंधित जो शिकायतें हैं उनकी जांच वगैरह करता है और अपनी रिपोर्ट भी तैयार करता है। उसके बाद एक ये हालांकि संस्था तो नहीं है, ये एक पद है, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार। ये भी मैं कहूँगा कि ये इम्पोर्टेंट है और इसको आपको पढ़ना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकार, ये अभी पीसीएस जो यूपी पीसीएस हुआ था उसमें इससे एक क्वेश्चन बना था, यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन बना है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। चलो देखते हैं इसके बारे में कहाँ पे मतलब इसका प्रोविजन है। अनुच्छेद 350 बी में इसको दे रखा है, अनुच्छेद 350 बी, ये इससे संबंधित है। और वो जो इसकी स्थापना है 1957 के आसपास हुई, हालांकि पहली नियुक्ति बोल सकते हैं इसको कि पहली नियुक्ति हुई 1957 के आसपास। कार्यकाल जो होता है केंद्र सरकार द्वारा इसका निर्धारित होता है, इसका कोई लिमिटेड कार्यकाल या स्थायी कार्यकाल नहीं होता है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और जो इसका मुख्य कार्य है जो भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। भाषाई अल्पसंख्यकों का मतलब हो गया जो मतलब बहुत सी भाषाएं होती है, उनको बोलने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी तो बहुत मेजोरिटी में बोली जाती है, बहुत सी भाषाएं हैं, उनको भाषाई अल्पसंख्यक कह दिया जाता है, भाषा अल्पसंख्यक उनको बता दिया जाता है।
और इसका जो काम है राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देना भी इसका कार्य है। चलिए आगे देखते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। सीएजी आपने पढ़ा होगा कई बार संविधान, जब मैंने संविधान वाली सीरीज करा रखी है और आर्टिकल से संबंधित, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 148 में दे रखा है। अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन दे रखा है, तो इसको आप याद रखिए। और जो इसकी स्थापना की गई थी सीएजी की 1950 में की गई थी। सीएजी की स्थापना 1950 में की गई थी। और इसकी जो अधिकतम आयु है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 6 या 65 वर्ष है। इसका टेन्योर 6 वर्ष का है और मैक्सिमम 65 वर्ष तक, मतलब इसका रिटायरमेंट हो जाता है। 65 वर्ष से ऊपर जाते ही इसको बोल दिया जाता है कि जाइए आप किसी और पद के लिए जाइए, यहाँ पर आपका कोई कार्य नहीं है। और इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं, क्या क्या इसका कार्य है। केंद्र व राज्य सरकारों के खातों का ऑडिट करना। खातों का ऑडिट करना एक तरीके से मुनीम भी कह सकते हो आप। खातों को देखना, कहाँ कितना पैसा जा रहा है, कौन सी कंपनी में पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, ये सब देखता है। संसद या विधानसभा के लिए ऑडिट तैयार करना, ये इसका कार्य है। इसके और भी कार्य है, जैसे सार्वजनिक धन के उपयोग पर नजर रखना। सार्वजनिक धन जो है उसका उपयोग कहाँ पर हो रहा है, गवर्नमेंट का पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, ये सभी इसी के द्वारा देखा जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण पद आ जाता है भारत के महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल। एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं, बहुत बड़ी संस्था होती है, हजारों लाखों अधिकारी काम करते हैं इनके नीचे। और जो महाधिवक्ता है, भारत का महाधिवक्ता, वो अनुच्छेद 76 में दे रखा है उसका वर्णन। और 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर यह कार्य करता है। इसका कोई निश्चित कार्यकाल या आयु सीमा नहीं है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं हुआ है। अगर इससे क्वेश्चन बन जाए कि इसका कार्यकाल या आयु कितनी है, मतलब किस आयु तक जाकर के रिटायर होएगा, तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ये राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है। जिसके मुख्य कार्य है, जैसे केंद्र सरकार का सर्वोच्च अधिकारी, इसको माना सर्वोच्च विधिक अधिकारी, यानी इसको वकील एक तरीके से आप कह सकते हो। केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है। और सरकार का जो पक्ष है, गवर्नमेंट का जो पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं भी ये रखता है, सरकार की तरफ से कानून केस लड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से पेश होना, ये मतलब इसका कार्य है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो जो ऊपर देखे हैं सभी संवैधानिक बॉडीज थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी। अब जो देखते हैं वो महत्वपूर्ण वैधानिक या कवासी संवैधानिक, अर्ध संवैधानिक भी बोल सकते हैं, अर्ध संवैधानिक बॉडीज है। और इसमें मतलब संविधान में इनका डायरेक्ट वर्णन नहीं है, हालांकि ये संसद के द्वारा बनाई गई है। और तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले NHRC आ गई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके बारे में देखते हैं कहाँ पर इसका वर्णन है, कब इसको बनाया गया है, इसके बारे में सभी इंफॉर्मेशन नीचे देखते हैं। तो कानून जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के द्वारा इसको बनाया गया। और जो इसका स्थापना वर्ष है वो 1993 ही है, यानी कि एक्ट भी 1993 में है और इसकी स्थापना भी 1993 में ही है। इसकी जो संरचना है, मतलब कौन इसका हेड है, कौन कितने मेंबर है, क्या क्या होता है, ये सब इसमें संरचना में बताते हैं। इसका अध्यक्ष होता है सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश होगा। अन्य सदस्य एवं एक्स ऑफिशियो सदस्य होते हैं इसके। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो या फिलहाल का कोई न्यायाधीश हो, उसके बारे में मतलब वो इसका अध्यक्ष होगा। और अन्य सदस्य तो होते ही हैं, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद देखते हैं इसका कार्यकाल और आयु सीमा कितनी है। अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों की सेम होती है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो, 2019 में संशोधन के बाद इसमें मतलब अब एज लिमिट घटा दी है, 3 या 70 वर्ष। अब इस कंफ्यूजन में मत रहना कि 6 या 65। 6 या 65 वाला जो था वो आपको पीछे बताया है, वो इससे संबंधित नहीं है। इसमें जो आयु सीमा है 3-70 ही है, मतलब 3 साल का टेन्योर और 70 मैक्सिमम लिमिट। तो ये इसका कार्यकाल या आयु सीमा। इसके जो मुख्य कार्य हैं वो देख लेते हैं। इसके मुख्य कार्य हैं मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना, सरकार की सिफारिश से क्षतिपूर्ति द्वारा आदि से संबंधित मानवाधिकार जागरूकता बढ़ाना, ये इसका कार्य है NHRC का। उसके बाद देखते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC देख लेते हैं। चल जा भाई, पेन भी मतलब सर्दियों में ऐसा हो गया है कि चलाना मुश्किल हो रहा है। तो अब देखते हैं CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी
एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ये कानून के द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में इसको बनाया है। और पहले 1964 में रिजोल्यूशन से बनाया गया था ये। और कानून का जो एक्ट का इसको दर्जा मिला है वो 2003 में मिला है। इसकी जो संरचना है उसमें एक सेंट्रल सीवीसी होता है, कमिश्नर होता है, एक कमिश्नर होता है और अधिकतम 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। मतलब ये तो हेड हो गया और ये इनके नीचे ये इसके अंडर कार्य करते हैं 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इसमें। इसके कार्यकाल या आयु सीमा देख लेते हैं। इसमें 4-65 का क्राइटेरिया है, 4 वर्ष या 65 वर्ष। इसमें 4 या 65 का क्राइटेरिया है, मतलब 4 वर्ष का टेन्योर होता है, 65 वर्ष मैक्सिमम एज होती है इसकी। मुख्य जो कार्य है इसके, केंद्रीय सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार रोधी सतर्कता, जो भ्रष्टाचार से संबंधित कोई भी सरकारी अधिकारी या ऑफिस में वगैरह में भ्रष्टाचार होता है उन पर सतर्कता रखता है, उन पर निगरानी रखता है। और सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों के विजिलेंस काम की निगरानी रखता है, सभी की निगरानी रखता है, कहीं भ्रष्टाचार वगैरह तो नहीं हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग CIC है केंद्रीय सूचना आयोग। और इसके बारे में देखते हैं। कानून जो बना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के द्वारा इसको लागू किया गया है केंद्रीय सूचना आयोग को। और स्थापना जो इसकी 12 अक्टूबर, इसकी डेट भी पूछ ली जाती है, 12 अक्टूबर 2005 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसकी जो संरचना है, इसमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है एक, और 10 अन्य चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। ये हेड होता है, मतलब मुखिया होता है, वो उसके नीचे 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। इसका जो कार्यकाल या आयु है, कार्यकाल और आयु है वो मैक्सिमम जो है 65 वर्ष है और 3 साल का टेन्योर होता है इसमें। इसमें 3 और 65 का क्राइटेरिया है इसमें। ये क्या आ गया भाई, हट जाओ यहाँ से। चलिए, तो इसमें 3-65 का हो जाएगा। और इसके जो मुख्य कार्य होते हैं, आरटीआई अपील और शिकायतें सुनना इसका कार्य है। सूचना न देने पर दंड देने की शक्ति इसके अंदर है, मतलब इसमें निहित है। सूचना न देने पर दंड दे सकता है किसी भी ऑफिस में, अगर आप सूचना मांग सकते हो किसी भी अधिकारी से, आपका आरटीआई एक्ट है। आरटीआई के प्रभावी क्रियान्वयन पर सरकार को सुझाव देता है, मतलब इसका क्रियान्वयन प्रभावी कैसे हो सकता है, इससे रिलेटेड सरकार को सुझाव देता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लोकपाल एवं लोक आयुक्त, ये भी एक्ट के तहत ही बनाया गया है। लोकपाल एवं लोक आयुक्त को भी देख लेते हैं। जो कानून लाया गया लोकायुक्त के से संबंधित 2013 में लेकर के आया है कानून को। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2003 में इसको लाया गया है। जो स्थापना है 2019 में पहला लोकपाल पद संभाला गया, मतलब 2019 में इसका जो लोकपाल का पद था उसको नियुक्त किया गया है। और इसको तभी से काउंट करेंगे जो लोकपाल है वो पहला लोकपाल कब अपना कार्यकाल संभाला, 2019 में। इसकी जो संरचना है वो बड़ी कठिन संरचना है इसकी, क्योंकि जो इसका अध्यक्ष होते हैं उसको चुनने में बहुत ही एक समिति बनती है जो कई मेंबरों से मिलकर के बनती है, और उसको बनाना बहुत ही कठिन है। तो इसीलिए इसका जो नियुक्ति होती है इसके अध्यक्ष की वो बड़ी लेट होती है। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य है। आधानायक होता है, अर्धनायक बोलते हैं इसको। एक सदस्य और अधिकतम 8 सदस्य इसमें होते हैं। इसका जो कार्यकाल एवं आयु होती है इसमें 5 एवं 70 वर्ष का दे रखा है, मतलब 5 ईयर का टेन्योर और 70 वर्ष मैक्सिमम रिटायरमेंट एज होती है इसमें। इसके जो मुख्य कार्य हैं, केंद्र सरकार के लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच अन्वेषण की निगरानी ये करता है लोकपाल एवं लोकायुक्त, जो 2013 में लाया गया। और इसका जो टेन्योर होता है मेंबर का 5 साल और मैक्सिमम होता है 70 साल। तो आगे देखते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। इसका जो कानून है वो 1992 में आया। सेबी एक्ट 1992 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और जो इसकी स्थापना है 1988 में इसकी स्थापना कर दी गई। और 88 में स्थापना करने के बाद 1992 में एक्ट ला करके इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी स्थापना पहले हुई और एक्ट के द्वारा वैधानिक दर्जा बाद में दिया गया 1992 में। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्थापना कब हुई और वैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो स्थापना 1988 में और 1992 को वैधानिक दर्जा इसको दे दिया गया।
इसके जो मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य पर एक नज़र डाल लेते हैं। पूंजी बाजार शेयर मार्केट का नियमन करना, निवेशकों के हितों की रक्षा करना, स्टॉक एक्सचेंजों पर नियंत्रण रखना, ये इसका मुख्य कार्य है सेबी का। आगे देख लेते हैं, आगे जो संस्था है उसको देखते हैं। आरबीआई, आरबीआई को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक, ये भी कानून के द्वारा बनाया गया और आरबीआई एक्ट 1934 जो हमारा संविधान लागू होने से पहले ही आ गया था। आरबीआई एक्ट 1934 कार्य जो शुरू किया 1935 में किया इसने, प्रकृति इसकी है वैधानिक, पर यूपीएससी पॉलिटी में अक्सर महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में काम करता है। ये यूपीएससी से रिलेटेड है, वनडे एग्जाम का इसमें कोई ऐसा मुख्य प्रावधान नहीं है। इसका जो मुख्य कार्य है वो मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, नोट जारी करना, बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करना, ये इसके कार्य है। मौद्रिक नीति, नोट जारी करना, बैंकिंग प्रणाली, बहुत मतलब इसके महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट संस्था देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, राष्ट्रीय एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये भी एक्ट के द्वारा लाया गया और 2010 में ये एक्ट लाया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और 2010 में इसकी स्थापना कर दी गई। तो जो इसके मेंबर होते हैं उसका कार्यकाल देख लेते हैं। 5 या 70 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, मतलब 5 साल टेन्योर और 70 वर्ष मैक्सिमम इसकी एज होती है। इसके जो मुख्य कार्य होते हैं, मुख्य कार्यों पर एक नजर डालते हैं। पर्यावरण से जुड़े मामलों की त्वरित सुनवाई करता है और पर्यावरण क्षति पर क्षतिपूर्ति और रोकथाम के आदेश देना, ये एनजीटी का ही कार्य है। चलिए आगे देखते हैं जो आगे महत्वपूर्ण संस्था है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। राष्ट्रीय महिला आयोग, और मैक्सिमम बार इसको पूछा गया है, मतलब इसको कई बार पूछा गया है कम्पिटिटिव एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं उनमें इसको पूछा गया है। 1990 में इसको लेकर के आया गया, जो एक्ट है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में लेकर के आया गया और 1992 में इसकी स्थापना कर दी गई। 90 में इसको लेकर के आया, 2 साल बाद इसकी स्थापना हो गई। तो इसका मुख्य कार्य होता है, उनको देख लेते हैं एक बार, क्या इसका मुख्य कार्य होता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, भेदभाव के मामले की जांच करना, कानूनों में संशोधन सुधार की सिफारिश करना, ये इसके कार्य होते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के। उसके बाद देख लेते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एनसीपीसीआर। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको फिर भी देख लेते हैं। 2005 में कानून आया और 2007 में इसको गठित कर दिया गया। इसके जो मुख्य कार्य है, बच्चों के अधिकारों की रक्षा, बाल श्रम, बाल विवाह, दुर्व्यवहार जैसे मामलों पर इसको निगरानी के लिए रखा गया है। अब देखते हैं गैर महत्वपूर्ण गैर संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, उनको देख लेते हैं। मतलब जिसको रिजोल्यूशन के द्वारा लाया गया, ना कि संसद के द्वारा इनको बनाया गया। उसमें सबसे पहले है नीति आयोग। नीति आयोग आप सभी जानते ही होंगे, नीति आयोग के बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग। इसमें याद ये भी रखा है, कानूनी आधार संसद का एक्ट नहीं है, मतलब संसद के एक्ट के द्वारा इसको नहीं बनाया गया। केंद्रीय कैबिनेट के रेजोल्यूशन 2015 से इसको बनाया गया। स्थापना 1 जनवरी 2015, मतलब आपको डेट वाइज इसको याद रखना चाहिए। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना कर दी गई। और जो इसका मतलब किसके आधार पर इसको लाया गया, इससे पहले कमीशन होता था प्लानिंग कमीशन, उसको हटा करके उसी को निष्क्रिय करके नीति आयोग को लेकर के आया गया। और जो इसकी संरचना होती है, इसकी संरचना महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये पूछी जाती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष होता है पूर्णकालिक सदस्य और अंशकालिक सदस्य, 2 टाइप के इसमें सदस्य होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य इसका भी इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, दीर्घकालिक नीतियां, रणनीतियों, विजन डॉक्यूमेंट लाना, राज्यों के साथ साझेदारी में विकास कार्यक्रम करना, ये इसके महत्वपूर्ण कार्य है। उसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि अभी निष्क्रिय हो गई है, इसके बारे में पढ़ना इतना मुझे कुछ खास लगता नहीं है, फिर भी आपको देख लेना चाहिए। 1952 में इसकी स्थापना की गई, 1950 के बाद 1952 में इसकी स्थापना की गई। प्रकृति जो इसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी, कोई एक्ट के द्वारा नहीं लाया गया इसको। और अब तो समाप्ति हो गई है। तो यहाँ तक हमारी ये क्लास थी। तो चलिए, इसमें कुछ हमें नीचे बना रखा है, इसको आप सभी देख सकते हो। एग्जाम के लिए क्विक रीजन स्ट्रक्चर दे रखा है, मतलब आपको ये इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसको आप शॉर्ट में देख सकते हो।
तो चलिए रिवीजन करते हैं, सभी जो बॉडीज हैं उनके बारे में रिवीजन करते हैं। इसमें सबसे पहले नाम दिया गया है, किसी भी बॉडी का नाम दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद किस आर्टिकल से संबंधित है, उसका कितने साल टेन्योर है और कितने मैक्सिमम टाइम तक उसका टेन्योर रहता है, ये सभी में दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 324 में दे रखा है और 6 ईयर इसका टेन्योर होता है और 65 साल तक मैक्सिमम इसमें मतलब कोई भी मेंबर रह सकता है। उसके आगे देखते हैं यूपीएससी। यूपीएससी आर्टिकल 315 से 323 तक दे रखा है मतलब संविधान में, और 6 ईयर तक इसका टेन्योर होता है, 65 ईयर मैक्सिमम एज होती है। एसपीएससी होती है मतलब स्टेट से रिलेटेड होते हैं, केंद्र से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 315 से 323 में ही इसका जिक्र है और 6 ईयर इसका टेन्योर होता है। हालांकि इसमें एज थोड़ी कम है, 62 ईयर इसकी मैक्सिमम एज है। उसके बाद देखते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 380 में है, हर 5 साल में इसका एक बार गठन किया जाता है। आर्टिकल 380 में फाइनेंस कमीशन। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 में 2016 में इसकी स्थापना की गई। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279 और 2016 में इसकी स्थापना की गई। जो है एनसीएससी आर्टिकल 338 में है। एनसीएससी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल कास्ट, वो आर्टिकल 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आर्टिकल 338 में है। उसके बाद देखते हैं एनसीएसटी यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आर्टिकल 238 ए में है। फिर है एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 338 बी में। ये सभी आपको ध्यान रखना है, क्विक रिवीजन में आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद देखते हैं जो हमें पढ़ा था कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, आर्टिकल 350 बी में है। कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350 बी में है। उसके बाद देखते हैं क्या है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 138 में है। 6 ईयर इसकी एज, 6 ईयर इसका टेन्योर होता है, 6 ईयर, और 65 साल इसकी मैक्सिमम एज होती है, 65 ईयर इसकी मैक्सिमम एज होती है। फिर उसके बाद देखते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 में इसको दे रखा है, और प्रेसिडेंट के जो इच्छा होती है उसके आधार पर ही अपना टेन्योर पूरा करता है। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो बने रहिए आप ऐसे ही क्लास में, और स्टडी मंच एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जितनी भी क्लासें हैं वो आपको मिलती रहे। और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए या किससे रिलेटेड आपको क्लास चाहिए, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, या जैसे किस एग्जाम से संबंधित आपको पढ़ना है, वो भी आप अपना एडवाइस दे के हमें हमारा सहयोग करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट करें। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू आप सभी को स्टडी मंच अकेडमी पर पधारने के लिए, शुक्रिया।